Guys, पहली बात, I have told you time and again that this topic is the most important topic for your practical life. If you ever want to do business or else, अगर आप कभी भी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो तो बहुत बहुत जरूरी है मार्जिनल कॉस्टिंग समझना। तो ये हमारा वन ऑफ द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एरिया है। तो इसीलिए मैंने अपने टेस्ट में तो 2 क्वेश्चन रखे हैं, सिंपल ही हैं, कुछ टिपिकल तो कुछ होता ही नहीं है, और आरटीपी में भी एक क्वेश्चन है। शुरू कर रहे हैं, लाओ यार इससे जरा लेके आओ। सो गाइस, सबसे पहली चीज मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, जल्दी से एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है? कॉस्ट को बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करता है, दैट इज ए फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और स्टेप, और उस हिसाब से वो कॉस्ट को क्लासिफाई करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कॉस्ट के बिहेवियर को इस तरीके से एनालाइज करने की बात करते हैं कि हम लोग जो है ट्रू कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर पाए। तो कॉस्ट को पहले प्राइमरली 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, फिक्स और वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, लेट्स डिस्कस दैट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद द आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाता है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी, इन सब का सम, और साथ में वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इन तीनों को आप मिला के प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो। तो यू कैन कॉल दिस वे, ऐसे भी कहा जा सकता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। नहीं तो सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं, सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे आगे आने भी वाली है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाले तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 या इनटू फिर सेल्स कर दो, तो मैथमेटिकली सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करोगे तो सेल्स कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा। तो ये सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को 100 माइनस पीवी रेशियो भी कहा जाता है, 100 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको ये जरूर याद रखना है, जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करें तो हमेशा ध्यान रखें कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको दी हुई है, दैट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैंने लिखवाया हुआ प्रैक्टिकल पॉइंट। पर अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हो, दैट बिकम्स कंप्लीट ओनली व्हेन यूनिट्स दी हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोले, लेट्स से मैं बोलता हूं भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपए, सिंपल है। पर अगर मैं कहता हूं यूनिट्स, सुनो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 1 लाख रुपए, तो आई विल हैव टू टेल यू कि भाई ये 1000 यूनिट्स पे निकाला मैंने, 1000 यूनिट्स पे निकाला, तो फिर आप इसको इससे डिवाइड करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए निकाल लो, क्योंकि यूनिट्स बदलती रहे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलती जाएगी यूनिट्स बदलने से। तो इफ एवर he gives you variable cost per unit, that's a complete information, but if he gives you total variable cost, that becomes a complete information only when your variable cost when you are also given key units kitne hai. Let's talk about the next thing, that is fixed cost. Fixed cost basically हमारी क्या हो गई, वो cost जो कि टोटालिटी में कांस्टेंट रहेगी 100% कैपेसिटी लेवल तक। और फिक्स कॉस्ट को अगर हम लोग कहें तो बेसिकली आपकी कोई भी रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स अगर फिक्स्ड है तो, इंश्योरेंस प्रीमियम, कई सारे सैलरीज, जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। व्हाट इज मेंट बाय पीरियड कॉस्ट? इस पीरियड की कॉस्ट इसी पीरियड में चार्ज की जाएगी, अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसी वजह से हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को वैल्यू करते हैं, हमने जो अपनी इन्वेंट्रीज है उनकी वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो जैसे आप कॉस्ट शीट बना रहे थे, अभी फिर से कॉस्ट शीट बनानी होगी मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल एंड में, तो वो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, उसके बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं। क्या रहनी हो, तो फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट याद होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट।
तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है? सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स या सेल्स इंटू पीवी रेशो। तो ये सेल्स सेल्स कैंसिल, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या फिर प्लस लॉस इज फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, ये वही चीज, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या प्लस लॉस इज फिक्स कॉस्ट। कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको फिक्स कॉस्ट टोटल दी हुई है, इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट के हालात ऐसे होते हैं, यूनिट्स टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है लेट्स से 10 लाख रुपए, भाई 10 लाख रुपए है, चाहे यूनिट जितनी मर्जी हो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। लेकिन अगर कभी भी आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या होता है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती हैं आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉलो होती रहती है। टेक एन एग्जांपल, अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है इज लेट्स टेक एन एग्जांपल 1000 रुपए, या चलो 500 रुपए, 500 रुपए है। तो आई नीड टू टेल यू ये 500 रुपए मैंने 2000 यूनिट्स पे निकाला है। आई नीड टू टेल यू कि ये 500 रुपए जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है ये मैंने 2000 यूनिट्स पे निकाला है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनेगी। क्योंकि 2000 इंटू 500 करेंगे तो ये मेरा 10 लाख रुपए आएगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इफ फिक्स कॉस्ट टोटल इज नोन, इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट इफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज नोन, दैट इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अनलेस यूनिट्स जो है या लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है जिसपे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हुई है ये भी बताया हो, तब तक ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, या सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी कर सकते हो, इज कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं तो आपको ये पता ही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, बिकॉज व्हाट इज पीवी रेशियो? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो सेल्स इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स सेल्स कैंसिल हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही बचेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन 100, या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, या चेंज इन प्रॉफिट और लॉस अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, या 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कहा जा सकता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, या 100 माइनस पीवी रेशियो, या चेंज इन टोटल कॉस्ट। जितनी भी चेंज इन टोटल कॉस्ट हम लोग मान के चलते हैं, फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है, तो जितनी भी चेंज इन टोटल कॉस्ट है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ऐसे भी निकल सकती है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। देन कम्स ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, वैल्यू में भी निकाल सकते हो। बीपी अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पे यूनिट कर दोगे, और अगर आपने रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके आप इसको निकाल लोगे। देन कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। धंधा जब शुरू होता है, नए धंधे में अक्सर सारी फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हो पाती, तो बंदा कहता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन छोड़, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट छोड़, सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट ही रिकवर कर लो। तो कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन बाय यूनिट इज कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ये नए बिजनेसेस में आज की डेट में कंपटीशन के चलते लोग ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कहते हैं यार छोड़, ब्रेक इवन पॉइंट बाद में आता रहेगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशंस बाद में कवर करते रहेंगे, पहले कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लें। तो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको रुपीस में निकाल सकते हो, कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस, या कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश वाली पीवी रेशियो। व्हाट इज कैश फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कैश फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत तरीके से हो सकती है। एक तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को ऐसे भी निकाल सकते हो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, इट्स अगेन द सेम थिंग। अदरवाइज आप प्रॉफिट पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हेल्प से भी निकाल सकते हो। कैसे? समझो मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार रिवाइज कराता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? नीचे दिया हुआ होगा, ये रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ऐसे करके आप इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, अभी देखा था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। टोटल सेल्स कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर एक्चुअल प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दो, तो मैथमेटिकली फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो
प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो ये कैंसिल, तो ये आपका प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अकॉर्डिंगली अगर आपका ये आ गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, जो कि आप यहां देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, बिकॉज सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या आता है, फिक्स कॉस्ट। तो आप ऊपर लिख ही रहे थे कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। देन आप अदरवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल सेल्स जो भी सेल्स है माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने क्या किया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को कह सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स, ऑब्वियसली इनटू अगर एक्चुअल सेल्स करूंगा इनटू पीवी रेशियो करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली आप देखोगे एक्चुअल सेल्स कैंसिल्ड, ये एक्चुअल सेल्स ये और ये कैंसिल्ड, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये वाला आ तो क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। एक ही बात को कई तरीके से मैंने आपको जब करा रहा था तो कई तरीके से उस टाइम पे बनवाया था, यहाँ सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारा हो गया। नेक्स्ट फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट, अभी देख ही लिया था हमने, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अगर रुपीज में निकालना है अपॉन पीवी रेशियो, और यही अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अदरवाइज आप चाहो तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस डिजायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, डिजायर्ड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो डिजायर्ड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिजायर्ड, तो डिजायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। फिर हो सकता है सेल्स टू मीट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कि भाई मेरे खर्चे और बढ़ने वाले हैं, तो जितना भी इंक्रीज एक्सपेंडिचर है डिवाइड बाय पीवी रेशियो, इस हिसाब से आपको इतना और एडिशनल सेल्स कर लेनी चाहिए। मैंने एक पेन वाला क्वेश्चन कराया था, रे पेन वगैरह वाला, उसमें अगर आपको करना हो, मतलब कई प्रेजेंटेशन से कर सकते हो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं तो एडिशनल सेल्स जो है आप ऐसे कह सकते हो, एडिशनल सेल्स पे सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करनी है, तो ये नीचे वाला है। अगर बंदा कहता है नहीं नहीं मेरे को फिक्स कॉस्ट के साथ साथ मुझे जो है कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, भाई मैं धंधा प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, तो एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड इज एडिशनल जितना भी आपका फिक्स कॉस्ट है डिवाइड प्रॉफिट के साथ ऐड करके डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देन कॉस्ट को हम लोग फिक्स और वेरिएबल के अलावा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेमी वेरिएबल को मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स और वेरिएबल में कैटेगराइज कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। अब आप टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट करके माइनस कर दोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब इस फिक्स कॉस्ट को, ये सेमी वेरिएबल वाली फिक्स कॉस्ट को आप टोटल फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर दो, और इस जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इसको वेरिएबल कॉस्ट में मर्ज कर दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाकी के साथ, और उस हिसाब से अपना नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग खेलते रहो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। हमने अभी तक देखा नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिन्हें पता हो ब्रेक इवन पॉइंट को वहां ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अदरवाइज देन दैट यहां जो है हम लोग कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसा मर्जी कह दो, ये यूनिट्स में आ जाएगा। रुपीज में निकालना है तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा पीवी रेशियो, ठीक है जी, डिफरेंस इन पीवी रेशियो, एक्स्ट्रा पीवी रेशियो, या सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऐसे करके आपका निकाला जा सकता है। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपके पास मोर देन वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस है, तो ये इसको इंडिफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। वी आर इंडिफरेंट एज टू कौन सा प्रपोजल चूज करें, क्योंकि भैया हमें दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों में सेम टोटल कॉस्ट आ रही है, दोनों में सेम प्रॉफिट आ रहा है। तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में वी आर इंडिफरेंट एज टू विच वन टू चूज, इसीलिए इसको इंडिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं लोग। देन उसके बाद मोर देन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हो तो जिसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है वो बेटर होगा, और लेस देन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हो तो जिसकी लेसर फिक्स कॉस्ट है वो आपको प्रेफर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रपोजल है जिसकी फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए, दूसरा प्रपोजल है जिसकी की फिक्स कॉस्ट है 12 लाख रुपए, तो हमें एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी खर्च करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहें तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोगों ने ये प्रपोजल चूज किया, 2 चूज किया उसके अगेंस्ट, तो 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने से हमें 2 लाख नुकसान होने से 10 रुपए पर यूनिट बचेगा भी। इसका मतलब 20,000 यूनिट्स हमें बच जाएंगे, 20,000 यूनिट्स पे जो है हम लोग ये 2 लाख रुपए जो है रिकवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने 20,000 यूनिट्स जो है ये हम लोगों ने कह दिया क्या चीज, दिस इज 20,000 यूनिट्स इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने निकाला। फिर इसके बाद हो सकता है आपसे पूछे ऑपरेटिंग लेवल ऑफ बिजनेस कि यार सुनो सुनो सुनो, मेरी कैपेसिटी ना 10,000 यूनिट्स की है, अच्छा मैं ना अभी 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, अच्छा 80% हो गया भाई, अच्छा नहीं 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 सुन 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 सुन, मैं ना 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 2500 यूनिट्स पे है, अच्छा इसका मतलब ये है 25% ऑफ द कैपेसिटी पे तुम ब्रेक इवन कर जाओगे, क्या बात है, लाइक दैट। हो सकता है ऑपरेटिंग लेवल ऑफ बिजनेस बनाने को बोले, निकालने को बोले, या फिर ब्रेक इवन लेवल ऑफ बिजनेस निकालने को बोले, तो आप कर सकते हो। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसीजन मेकिंग का टूल, की फैक्टर्स, केस फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर। हो सकता है कोई चीज हो जो कि मैनेजमेंट को अनलिमिटेड सप्लाई में ना हो, बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड सप्लाई में नहीं होती हैं, तो वो रोक दे हमें एक्सपेंशन से बढ़ने से आगे। तो अगर मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में हो, इसमें डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल इस बेसिस पे चॉइस करते हैं, जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल है वो हम लोग चूज करेंगे नंबर 1। स्किल्ड लेबर अगर शॉर्ट सप्लाई में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर्स इस तरीके से करेंगे, पर लेबर आवर। मशीन कैपेसिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। सेल्स क्वांटिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई की भाई इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स वैल्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर तो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वैल्यू इनटू 100 करके आप देख सकते हो। बेसिकली आपने रैंकिंग करनी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर, हाईएस्ट टू लोएस्ट आपने उसको रैंक करना है और उसके बेसिस पे आपने चॉइस करनी है। देन कम्स अनदर एरिया जो कि एग्जाम में वैसे कम ही आता है, ब्रेक इवन चार्ट। अब ब्रेक इवन चार्ट बहुत तरह के हैं, एक तो सिंपल ब्रेक इवन चार्ट है। इसमें क्या है, सिंपल ब्रेक इवन चार्ट में भैया हम लोग ये कह रहे हैं ये हमारी फिक्स कॉस्ट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आउटपुट जितना मर्जी हो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ये हमारी सेल्स लाइन है जो कि यहां से चालू हो रही है कि भाई एक यूनिट बिकी, लेट्स से 500 रुपए आ गए, एक और बिकी 500 और आ गए, 1000 हो गए, एक और बिकी 500 और आ गए, 1500 हो गए, ऐसे केस में भी। फिर टोटल कॉस्ट लाइन बनती है विच इज शोइंग द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट लाइन आती है। जहां पे भी हमारी टोटल कॉस्ट लाइन हमारी सेल्स लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू भी निकाल सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, इसी तरीके से फिर आप प्लॉट करना चाहो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी प्लॉट कर सकते हो। लेट्स से आपकी एक्चुअल सेल्स इतनी है, एक्चुअल सेल्स इतनी है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लॉट हो जाता है। वैल्यू इस तरीके से एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉल्यूम निकल आता है। जो ये हमारा गैप है इसका सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन का, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज प्रॉफिट एरिया। भगवान न करे इससे नीचे हो तो यहां लॉस होगा। ये जो एंगल बन रहा है इसके बाद, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बनता है हमारी सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वाइड होगा, बेसिकली पीवी रेशियो जिसकी ज्यादा होती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एकदम से उसके प्रॉफिट जो है शूट अप करते हैं, तो एज द केस में भी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक इवन। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट भी प्लॉट दिखा दिया कि भाई मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट इतनी थी, अगर मेरी एक्चुअल सेल्स इतनी है तो इसमें ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो ये मेरा जो है प्रॉफिट एलिमेंट है। लाइक दैट आप ऐसे कह सकते हो, सेल्स में से अगर मैं ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ और फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तो ये प्रॉफिट बचता है। लाइक दैट ऐसे निकाला जा सकता है। एक और तरह इससे चार्ट बन सकता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, यहां आ जाता है प्रॉफिट और लॉस, यहां एक्स एक्सिस पे आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स या वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रॉफिट और लॉस। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये शुरुआत कहां से होती है, फिक्स कॉस्ट से, जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है भाई, अगर 0 यूनिट्स हुई, 0 यूनिट्स हुई तो 0 यूनिट्स पे अपना फिक्स कॉस्ट के जितना लॉस होगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो लाइन है इसको प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन भी कहा जाता है, ओए लाइन सॉरी, प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन, या इवन इसको कंट्रीब्यूशन सेल्स लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये वॉल्यूम है, और ये लाइन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ रही है। लेट्स से सेलिंग प्राइस है 500 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 300 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन है 200 रुपए। लेट्स से मेरी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए,
तो अगर भगवान ना करें अगर 0 यूनिट हुई तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन 1 यूनिट भी की 200 रुपए रिकवर हो जाएगा, एक और यूनिट भी की 200 रुपए और 200 करके 200 करके आप 2 लाख जो है 1000 यूनिट्स, ये जो है ये हमारे 1000 वॉल्यूम पे ब्रेक इवन कर जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स को रिलेट कर रहा है, या आप प्रॉफिट और वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। इसीलिए जो टर्मिनोलॉजी आपने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इफ यू आर वंडरिंग कि ये टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम नाम कहां से आया, वो इसी चार्ट से आया। ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट क्यों कहते हैं? ब्रेक इवन सेल्स होती है क्योंकि वो ग्राफ पे एक पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, वॉल्यूम, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है आपके वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। ये कंट्रीब्यूशन 1000 सॉरी, आई एम सॉरी, ये 1 लाख नहीं 1000 यूनिट्स है। 1000 यूनिट्स पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को 1 यूनिट से 200 रुपए कंट्रीब्यूट होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है 1000 यूनिट्स पे 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाएगा। इससे ऊपर प्रॉफिट होगा। ये जो इसके बाद अगेन ये जो बन रहा है, दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वाला और ये वाला सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस हिसाब से जितना ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा उतना ज्यादा ये वाइड होगा, जितना कम होगा उतना ये नैरो होगा, एज द केस में भी। देन कम्स कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हो, बेचते हो, तो उस केस में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट बनाया जा सकता है, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जा सकता है। इसमें हम लोगों ने, मैंने आपको कई तरीके से कराया था, अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने 3-4 प्रेजेंटेशन दी थी। सबसे फेवरेट एक्स ओके होती है। टेक एन एग्जांपल, यार हम लोग ना एक पेन बेच रहे हैं डीलक्स, एक बेच रहे पॉपुलर। इसका वॉल्यूम भाई डीलक्स अगर 2 बिकता है तो पॉपुलर जो है 8, चलो 3 बिकते हैं, पॉपुलर 3 बिकते हैं, ये 2 बिकते हैं तो ये 3 बिकते हैं, डीलक्स और पॉपुलर। तो आपने कहा चल यार ये 2x है, ये 3x है, ऐसे करके चल लो। या इसको ये आप 0.5 सॉरी 1 और 1.5 की रेशो भी कह सकते हो, ये 1:1.5। तो चल भाई ये x है तो ये 1.5x है, जैसे मर्जी। तो आपने जो है ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी एक प्रोडक्ट की, छोटे वाले की आपने x ले लिया, दूसरे वाले की 1.5x या 3x, उसको 2x जैसा भी है वो लेके, फिर अल्टीमेटली गेम क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है? जहां टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑल प्रोडक्ट की शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसे करके करेंगे, x की वैल्यू फिर आ जाएगी, आप कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स जो है आप निकाल सकते हो। नहीं तो अल्टरनेटिवली बजटरी कंट्रोल को कराते समय मैंने वहां पर भी कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि चल यार एक काम करो, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लो, सेल्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लो, एक कॉम्पोजिट पीवी रेशियो ले लो और ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉम्पोजिट या ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ जाएगा ओवरऑल, एज द केस में भी। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि हमारी सेल्स जो है किसी ना किसी रेशियो में होती है, किसी ना किसी प्रोपोर्शन में होती है। ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन चार्ट मैं नहीं एंटिसिपेट करता अभी तक एक्चुअली, क्या ब्रेक इवन चार्ट्स पे फोकस नहीं है। आईसीआई की अगर बात करूं तो उनका फोकस रहा ही नहीं है। पहले तो बेसिक तो पूछ लो, 30 इयर्स, पिछले 30 इयर्स 60 अटेम्प्ट्स में एक भी बार ब्रेक इवन चार्ट नहीं आया, कभी भी नहीं आया। पर मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आ सकता, कभी आ गया तो फिर आप कहोगे यार आपने यही कहा था, नहीं आया तो हम छोड़ गए। छोड़ना कुछ नहीं है, बट हाँ फोकस बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए अब ये जो कॉम्पोजिट है, मैं पहले एंटिसिपेट करता हूं कि भाई बाकी पूछ ले पहले, और अदर कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट, ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट जो है ये मैंने आपको अपनी तरफ से, आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन नहीं है बट यूज हो जाता है, तो इसलिए कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया था, समझाया था। तो स्टडी मटेरियल में नहीं है बट वो बाकी चीजों में कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड टू नो। बट अभी रिवीजन करते समय उसको बहुत जल्दी भागूंगा मैं। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन चार्ट वही चीज है कि भाई हमारी जो सेल्स है, ये ओवरऑल पीवी रेशियो, ये हमने कैसे निकाला ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट? ये ऐसे ही निकाला, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। ऐसे करके हम लोग जो है इसकी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी। नहीं तो आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन एलिमेंट है उसको पहले प्लॉट करो, फिर सेकंड को प्लॉट करो, फिर थर्ड को प्लॉट करो। ये वाला सेम क्वेश्चन, सेम ग्राफ वाला मैंने आपको कराया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का चार्ट है। नाउ कॉस्ट ब्रेक इवन
चार्ट में क्या होता है भाई, एक से ज्यादा प्रपोजल, जैसे अभी हमने कहा था एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये वही चीज है। हम लोगों ने क्या करनी है, हमने यहाँ ये एक फिक्स कॉस्ट लाइन पहले प्रपोजल की, फिक्स कॉस्ट लाइन दूसरे प्रपोजल की पोस्ट करनी है। अब जनरली जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है ना, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है। जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ज्यादा होती है जनरली। तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2 होना चाहिए एनी हाउ। तो ये क्या है, यहां पर जो है ये जैसे जैसे ये फिक्स कॉस्ट लाइन 1, यहां ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1। ये टोटल कॉस्ट जो इसकी टोटल कॉस्ट है, जहां हमारी मीट करे किससे, टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ सेकेंड वाला, दैट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2। इसकी वेरिएबल कॉस्ट जनरली कम होती है, तो जहां मीट करे दैट इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। आप चाहो तो इसको वैल्यू में भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको वॉल्यूम में या यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मर्जर ऑफ प्लांट्स का अगर सवाल आ जाए कि भाई अगर एक से ज्यादा प्लांट्स हैं उनको हम लोग मर्ज कर रहे हैं, तो उसके स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, वही चीज है कि भाई हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने निकालना है इस केस में मर्जर ऑफ प्लांट के बाद, तो पहली चीज तो क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है मर्जर। इस केस में आपकी जो भी प्लांट्स हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एक को यूज करो दूसरे को ना यूज करो। तो ऑप्टिमल जो है हम लोगों ने गेम कैसे खेलनी है, कोई भी प्लांट जो है उसको कम कैपेसिटी पे काम नहीं करना, हमने ऐसे करना है कि यार वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिगर ब्रांड एंड हेंस वी आर कमिंग टुगेदर। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहली चीज इसमें हम लोग मर्जर ऑफ प्लांट में 100% कैपेसिटी पे अपनी सेल्स रेवेन्यू ऑफ ऑल द प्लांट, जितने भी प्लांट्स है, प्लांट ए प्लांट बी, फैक्ट्री है फैक्ट्री बी, वो सेल्स रेवेन्यू एट 100% कैपेसिटी एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी निकालते हैं, एंड ओवरऑल एक पीवी रेशियो निकालते हैं कंबाइंड आफ्टर मर्जर का कि भाई 100% कैपेसिटी पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा आफ्टर मर्जर अगर 100% कैपेसिटी हम अचीव कर गए, और कंबाइंड सेल्स वैल्यू क्या होगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट ऑफ आफ्टर द मर्जर जितनी भी है, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो, आपने इस तरीके से करना है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। और अगर वो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने को बोलता है तो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आफ्टर मर्जर प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर बारी आती है ब्रेक इवन पॉइंट इन स्टेप फिक्स कॉस्ट। गाइस अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात करूं, मैंने आप लोगों को एक कल्याण यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन कराया था, और इवन हमारे उसमें भी क्वेश्चन था बजटरी कंट्रोल में कि भाई हम लोग स्कूल बस लेके जा रहे हैं निक्को स्टेडियम और न जाने कहां, वो नेहरू पार्क है, पता नहीं कौन सा पार्क, निक्को पार्क, आई डोंट रिमेम्बर, प्लानिटोरियम, ये वो जा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है, स्टेप कॉस्ट थी कि बस लेके जाएंगे, बस अप टू 50 तक अकोमोडेट कर सकते हो, उसके बाद फिर एक और बस चाहिए होगी। अब चाहे आप 50 बच्चे लेके जाओ, 20 लेके जाओ, 30 लेके जाओ, बस तो पूरी एक लेके जानी पड़ेगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहली चीज जो पहला स्टेप है, हम स्टेप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में मर्ज कर देते हैं। हम कहते हैं भाई स्टेप कॉस्ट को एक काम करो वेरिएबल कॉस्ट की तरह ले लो, उस हिसाब से आप फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय जो भी है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस स्टेप कॉस्ट पर यूनिट, ये निकाल के आपने ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स निकाल दी। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि इतनी यूनिट्स पे अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी, तो भाई इतने में जितने स्टेप्स हो गए हैं वो तो लगने ही लगने हैं। तो अब एक काम करो, अब स्टेप कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट की तरह ले लो कि भाई स्टेप कॉस्ट जो ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए जितने स्टेप्स लगने हैं वो एक काम करो, वो भी फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर दो। तो जो आपकी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी यही वाली प्लस जो स्टेप कॉस्ट थी, इनको एट ब्रेक इवन पॉइंट ये सम अप करो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, तो ये आपका जो है दिस विल बी और अगेन ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर ये अगला स्टेप नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, इफ इट डज नॉट एक्सीड, फिर से एक और स्टेप नहीं बढ़ाता है, तो यही ब्रेक इवन पॉइंट है, कहानी खत्म। और अगर वो एक और स्टेप एक्सीड हो जाता है तो फिर से आपने स्टेप कॉस्ट जो है, आपने एक और स्टेप की कॉस्ट यहां पर ऊपर लेके फिर करनी है, जैसा कि आप लोगों ने वो बजटरी कंट्रोल वाले क्वेश्चन में अगर किया हो तो उसमें इस तरीके से किया जा सकता है एज द केस में भी। बट हाँ, जो कल्याण यूनिवर्सिटी वाला था उसको उसी स्टेप में हो गया था, याद होगा समथिंग लाइक 1111.11 स्टूडेंट्स आए थे, कैंडिडेट्स इतने, उनका टेस्ट कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इसी में स्टेप कॉस्ट वाले में सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट लेना है, उसमें सेकंड पार्ट यही था, तो आप क्या करेंगे, अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
डिवाइड बाय रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस स्टेप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की तरह लेके वेरिएबल कॉस्ट की तरह लेके निकाल लो। अब ये जितने भी आपका सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट की यूनिट्स आई हैं, इसकी यूनिट्स के हिसाब से अब आप क्या करो, स्टेप कॉस्ट जितने भी स्टेप्स बन गए उतनी स्टेप कॉस्ट भी आप फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर लो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और अगेन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब रेवेन्यू माइनस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेके चलो। अब बढ़ते हैं आगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, कौन सा नहीं है, आप लोगों को देखना चाहिए। द कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं संक कॉस्ट, याद है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट। संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कॉस्ट पास्ट में हो चुकी है, संक कॉस्ट एक ही चीज है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाए यार, दिस इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये ऑलरेडी आप रिसोर्स खर्च कर चुके हो, ये हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, दीज आर गॉन। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमारी होती है एक कमिटेड फिक्स कॉस्ट। ये कमिटेड है, ये हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी। हमने एक जगह किराए की ली हुई है, जा रहा है किराया, जाता रहेगा। चाहे अब हमारी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह में इसका 10% एरिया खाली है, किराया जा रहा है, जाता रहेगा। अब इस जगह का किराया टोटल 10 लाख रुपीज है, यहां पर आपने 1 लाख रुपया पोर्शन किया। अब ये 1 लाख रुपए भैया जा रहा था, जा रहा है, जाता ही रहेगा। इट इज हेंस इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो है हमारे लिए कंसिडरेशन के लिए नहीं है रेलिवेंट। So what we are talking about is committed fixed cost is irrelevant for decision making because it has already been committed by the management. लेकिन अगर इस जगह की कोई अपॉर्चुनिटी हो, या हमारी जो संक कॉस्ट है या हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी हो, हमारे पास कोई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ये कहें यार सुनो मेरी बात, मैं ना रिसर्च के खर्चे कर चुका था, वो तो संक कॉस्ट है भाई, रिसर्च के मैं ऑलरेडी 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, वो तो संक कॉस्ट है, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया तो मेरे पास जो रिसर्च के पेपर, रिसर्च का मटेरियल, रिसर्च के इक्विपमेंट्स पड़े हैं, मैं उनको बेच सकता हूं और मुझे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो दैट इज रेलिवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, या सेक्रीफाइस जो करेंगे, जो बेनिफिट फॉरगॉन होगा अगर हमने ये एक्सेप्ट किया कि भाई बनाते हैं तो वी लूज दैट 1 लाख रुपीज। अगर हम बनाते हैं तो जो हमने रिसर्च के खर्चे किए थे वो तो हो चुके हैं, वो तो इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन अगर हमने ये बनाते हैं वो अगर हमने रिजेक्ट किया, नहीं यार मैं नहीं बना रहा, तो उस केस में मैं इसके रिसर्च पेपर, रिसर्च इक्विपमेंट, रिसर्च मटेरियल बेच दूंगा और मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अगर बनाता हूं तो मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन 5 लाख रुपए जो मैं रिसर्च के खर्च कर चुका था वो तो हो चुके। हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, दैट इज गॉन, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। टेक अनदर एग्जांपल, ये वाली जगह है, इस जगह का किराया कमिटेड है, दिस कमिटेड फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन इस जगह का मेरा ऑल्टरनेटिव यूज है, मैं यहां अपने एम्प्लॉइज की पार्किंग करवा लेता हूं। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉइज की पार्किंग बाहर करवाऊंगा और इस जगह को यूज करना चाहूं, नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहूं, यहां पे कुछ मेक करना चाहूं, यहां पर कुछ धंधा करना चाहूं, तो ये पार्किंग बाहर खड़ी होगी और उस पार्किंग बाहर खड़े करने के मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस स्पेस। तो जो भी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस के लिए, दैट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बट जो कमिटेड फिक्स कॉस्ट है वो इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। देन कम्स शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या होता है यार? देखो मेरी बात सुनो, आपका ये शटडाउन और कंटिन्यू के डिसीजन में आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अक्सर इकोनॉमी में स्लंप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट में मैं बोलूं, प्रेजेंटली इकोनॉमी में स्लंप आना शुरू हो चुका है, हालत खराब हो रही है, बैंक्स जो हैं, एक बैंक फेल हो गया है, अदरवाइज देन दैट जो है अगर मैं बोलूं तो कई बिजनेसेस, अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, आपको सबको पता ही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो धंधा करना बड़ा मुश्किल है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो इस सिचुएशन में शट डाउन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो शट डाउन कॉस्ट का फंडामेंटल ये है कि अगर टेम्परेरली शट डाउन करोगे, इफ वी शट डाउन आर प्रोजेक्ट टेम्परेरली, तो भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगी। टेक एन एग्जांपल, या टेम्परेरली कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं कर रहा, ठीक है जी, टेम्परेरली कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं कर रहा, थोड़े टाइम के लिए कर रहा हूं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, इकोनॉमी में स्लंप है। अब आयरन एंड स्टील फैक्ट्री अगर अपना धंधा करती रहेगी और आयरन एंड स्टील बनाती रहेगी, फिक्स कॉस्ट खर्च करती रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट खर्च करती रहेगी और माल भी नहीं बिकेगा, तो दैट इज एब्सर्ड एंड एब्सोल्युटली फूलिश। तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज, इवन टाटा स्टील ने भी किया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स, कि कई बार तो क्या होता है वो अपनी कैपेसिटी से मतलब कम 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 काम करते हैं। कई बार क्या होता है, एक उन्होंने एक कोरस नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था यूके में, उन्होंने उसका एक टेस्ट साइट जगह है, उसका टेस्ट साइट का प्लांट उन्होंने बंद कर दिया था कि भाई चलो देखते हैं एक बार इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ जाए, नहीं बढ़ी,
एंड देन दे हैड टू इवेंचुअली सेल दैट प्लांट, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमी जो है सुधर ही नहीं रही थी, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने, जो यूके गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा तुमने चलाना है तुम चलाओ, नहीं तो किसी को बेचो, कोई और चलाए। ऐसे नहीं होगा कि तुम शट डाउन करके बैठे हो। अब शट डाउन करके बैठते हैं में क्या है, इनकी फिक्स कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट तो जानी जानी है। टेक एन एग्जांपल, रेंट ऑफ द स्पेस तो जा ही रहा है, इनका फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल ये तो जा ही रहा है इनके। इसके अलावा वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जा ही रहा है, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम तो हो ही रहा है, आपका डेप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, आपके फिक्स एसेट्स का ये तो हो ही रहा है। बट इफ वी कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, इफ वी कंटिन्यू देन इन दैट केस व्हाट दीज कॉस्ट, इफ वी कंटिन्यू, तो उस केस में क्या होगा, विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड। ये इररिलेवेंट है भाई, ये क्या पाप कर रखा है, दोस कॉस्ट व्हिच विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, ये इररिलेवेंट है भाई, शुक्र है भगवान का मैंने देख लिया, अभी मैं बताने ही वाला हूं। तो अब इसमें क्या है, ये वाले खर्चे हैं, टेक एन एग्जांपल, ये वाले खर्चे जो हैं शट डाउन कॉस्ट की, भाई तू शट डाउन कर तो भी ये हो ही रहे हैं, शट डाउन कर तो भी ये हो ही रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख रुपए के खर्चे हैं, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यू करूं तो भी ये 10 लाख हो ही रहा है, इफ आई कंटिन्यू देन ऑल्सो 10 लाख हो रहा है, और साथ में मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय कॉस्ट खर्च करूंगा, सुपरवाइजर की तनख्वाह, ऑपरेटर्स की तनख्वाह, उसके लिए मेरे को 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दिस इज आउट ऑफ पॉकेट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज रेलिवेंट। जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है दैट इज रेलिवेंट, द कमिटेड कॉस्ट, ये तो भाई तुम्हारा शटडाउन आपने किया तो भी ये हो ही रहा है, दिस इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, इफ आई डू नॉट शट डाउन, आई कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना, इफ आई कंटिन्यू माई प्लांट, आई विल इनकर 15 lakh fixed cost. If I temporarily shut down for 1 year or so, I will still incur 10 lakh rupees fixed cost. So which fixed cost is relevant? Only 5 lakh. तो बंदे क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी आयरन एंड स्टील और बहुत सारी कंपनीज जिनका साइक्लिकल बिजनेस है, वो अक्सर कई बार लॉस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार अगर शटडाउन भी करूंगा, धंधा फॉरएवर तो बंद नहीं कर रहा, मैं कंपनी तो बंद नहीं कर रहा, फॉरएवर तो कंपनी बंद नहीं कर रहा, फॉर द टाइमिंग बंद कर रहा हूं, शटडाउन टेम्परेरली कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, कौन सी फिक्स कॉस्ट मैं सेव कर लूंगा, द फिक्स कॉस्ट दैट आई कैन सेव, वो मेरी अगर कवर हो जाए, अगर मेरी 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए जो मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, तो I'll say we should continue. If I am able to generate this much contribution that I am able to recover my 5 lakh rupees की फिक्स कॉस्ट, वो मैं इस केस में रेलिवेंट है, ये मेरे लिए ये 5 लाख रुपए रेलिवेंट है। इसको हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नोशनल कॉस्ट वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है। इट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नोशनल कॉस्ट की भाई मेरी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं ये रिसोर्सेज वहां की जगह ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में लगाऊं, यहां नहीं वहां लगाऊं, तो उस केस में मेरे को बेनिफिट होगा। दिस इज दिस। देन कम्स, मैं ऑलरेडी वैसे स्टेप कॉस्ट से रिलेटेड आपको पीछे बता ही चुका हूं। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट जो कि एक रेंज तक कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ जाती है, फिर स्टेप, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। तो स्टेप कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच विद अनलिमिटेड रेंज, वो जो है कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती हैं। तो इट इज नॉट वेरिएबल पर यूनिट, इट इज वेरिएबल पर स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो एग्जांपल कराया था कल्याण यूनिवर्सिटी वाला, 50 कैंडिडेट्स तक एक सुपरवाइजर, 50 से अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज वेरिएबल पर स्टेप, बट इट इज नॉट वेरिएबल एज सच पर से टोटलिटी में। तो हम लोग फिक्स कॉस्ट भी ले सकते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी ले सकते हैं। अगर इसी रेंज के अंदर रहेगा तो उसको फिक्स कॉस्ट में घुसा देते हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, एज द केस में। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट एरिया इज मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नथिंग बट जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नथिंग बट जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, और कॉस्ट शीट बनाने में आप अपने फिक्स और वेरिएबल खर्चे दोनों चार्ज करते हो। तो जैसे आपकी नॉर्मल कॉस्ट शीट बनती है, सोचो हम लोग, और नॉर्मल कॉस्ट शीट किस पीरियड की, पिछले पीरियड की जो हो चुका है उसकी कॉस्ट शीट। भाई डायरेक्ट मटेरियल इतने लग चुके हैं, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। भाई डायरेक्ट लेबर इतनी हो चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग इतना हो चुका है। यहां लेते हैं एब्जॉर्ब,
मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग, आपको पता ही है, हम लोग फिक्स ओवरेज जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ओवरेज के चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा हुआ था, फिक्स ओवरेज हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे फिक्स ओवरेज है 10 लाख रुपए और मेरा बजटेड आउटपुट है 1 लाख यूनिट्स, और लेट्स से मैंने 1 लाख यूनिट्स मेरा बजटेड आउटपुट है, लेकिन मैंने इस बार सिर्फ 90,000 यूनिट्स बनाई हैं, तो मेरे ओवरेज एब्जॉर्ब कितने हुए? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए एब्जॉर्ब वो यहां पर आ जाएंगे। फिर इस तरीके से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज होते नहीं है जनरली, प्रैक्टिकली वेरिएबल जनरली होते नहीं है वेरिएबल। हाँ, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एब्जॉर्ब ये जरूर हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज यूजुअली फिक्स ही होते हैं, वेरिएबल नेग्लिजिबल कहीं विरला कोई केस बना दे तो बना दे। दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करेंगे, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करेंगे अगर आपका कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और साथ में कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये वाले जो हैं, ये अगर आपके जैसे ये 1 लाख अंडर एब्जॉर्ब थे, आप देखो ना मेरे इनकर तो 10 लाख हुए हैं, फिक्स खर्चे हुए तो 10 लाख हैं, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब कितने किए हैं? 9 लाख। तो 1 लाख जो अंडर एब्जॉर्ब है वो यहां पर चार्ज होंगे, अंडर एब्जॉर्ब वो ऐड होंगे। अंडर एब्जॉर्ब इज एडेड, ओवर एब्जॉर्ब होते हैं। सोचो अब मैंने 1 लाख यूनिट्स बनानी थी, मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने 1,20,000 यूनिट्स बना दी। मैंने क्या कर दिया? 1,20,000 यूनिट्स बना दी। तो भाई मैं तो एक यूनिट पे एब्जॉर्ब कितना कर रहा था? 10 रुपए। तो 1,20,000 यूनिट्स पे कितने एब्जॉर्ब कर गया? 12 लाख। और मेरे लेकिन फिक्स ओवरहेड्स हैं, तो मेरे तो खर्चा तो यही हुआ 10 लाख, और मेरे एब्जॉर्ब कितने हो गए? 12 लाख। तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ये 2 लाख जैसे माइनस हो जाएंगे। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऐड कर दोगे कॉस्ट में कि भाई हमने एब्जॉर्ब जो किए वो कम किए, चार्ज जो किए कम किए, ओवर एब्जॉर्ब मीन ज्यादा चार्ज कर दिए। ऐसे करके आप जो है इनको माइनस कर दोगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल, फिक्स, वेरिएबल जितने इनकर्ड है वो सारे के सारे चार्ज कर दो, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स जो है और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। आगे फिर बढ़ते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट यही मार्जिनल कॉस्टिंग ही बनाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा? अब मैं इसी केस में अगर आपको बताऊं तो ठीक है, सेल्स तो ठीक है, सेल्स तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट है, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये नहीं आएगी, दिस विल नॉट कम। फिक्स ओवरहेड्स अब्सॉर्ब नहीं होते, ये वेरिएबल हैं, आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे। तो ये जो आएगा ये वेरिएबल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से अगर कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो तो आपको पता ही है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करोगे तो ये आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा एज द केस में भी। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये किस पे वैल्यू होंगे? दीज विल बी वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग में वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इसके बाद क्या होगा? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो आएंगे। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की तो बात ही नहीं, हम तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे सेल्स में, ये हमने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इस पे वैल्यू हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई वेरिएबल है तो ऐड किए, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आपको बताइए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है मार्जिनल कॉस्टिंग की? कैसे बनती है? आप ऐसे कहते हो सेल्स, सेल्स में से आप माइनस कर दो, सेल्स में से आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका बचेगा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट जितनी भी इनकर्ड है, इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट इसी पीरियड में चार्ज होगी, हम लोगों ने नेक्स्ट पीरियड में नहीं कैरी फॉरवर्ड करना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ले लेता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लेता है तो उस हिसाब से जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लेने में अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रिकंसिलिएशन करने को आ सकता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो प्रॉफिट्स दोनों से मेथड से सेम ही रहेंगे। डिफरेंस होता ही किस वजह से है? क्योंकि हम फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कर देते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं। इस वजह से हमारी जो स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो हमेशा कम वैल्यू का होता है। हमारा स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑलवेज लेसर वैल्यू देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब डिपेंड करता है आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बराबर है
फिर कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर सेम है, प्रॉफिट इक्वल रहेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस केस में प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा होगा अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से तो उस केस में, या प्रोडक्शन सेल से ज्यादा है तो उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है कम होगा देन द मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। प्रैक्टिकली आपने इनके क्वेश्चंस किए हुए, लास्ट के क्वेश्चंस जो थे मेरे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड इसी के थे।